एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के रिलेटेड हम आज से एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला सेशन आज हम जनरल साइंस पे लेके चल रहे हैं। जनरल साइंस में जो पहला टॉपिक आपका मेंशन है जिसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पूछा गया है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले इनके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो ये एमसीक्यू सेशन नहीं होता, इसके साथ बहुत सी चीज़ें आपको रिवाइज भी करवाई जाती हैं। और मैंने कुछ वीडियोस टेलीग्राम में शेयर करी थी जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी इन टॉपिक्स के रिलेटेड जनरल साइंस के। आई होप वो वीडियोस भी आपने ज़रूर देखी होंगी। तो बिना टाइम वेस्ट के आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, और जो एग्जाम्स है जैसे स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट या फॉरेस्टर का एग्जाम है उनमें जनरल साइंस वर्ड मेंशन है। तो देखो जनरल साइंस में ये टॉपिक तो आते ही हैं, फिजिक्स का यही कंपोनेंट है। तो आप अगर उन एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करें तो भी ये एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि है तो ये जनरल साइंस का ही पार्ट है। जबकि फाइनेंस अकाउंट सिस्टम में स्पेसिफिकली बोला गया है, बाकी एग्जाम्स में सिर्फ जनरल साइंस लिखा गया। तो इस तरह से आपने इन टॉपिक्स को भी उन एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से मूव करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज। तो न्यूटन का जो पहला लॉ है उसको किस नाम से और बुलाया जाता है, हमें यह बताना है। लॉ ऑफ रोटेशन बोला जाता है उसको, न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ रोटेशन बोला जाता है, लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, लॉ ऑफ मोमेंटम बोला जाता है, या नन ऑफ अबव। तो पहले आप खुद ट्राई करेंगे। देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ इनमें से कोई भी नहीं है, ना इसको लॉ ऑफ रोटेशन बोला जाता है, ना लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ना लॉ ऑफ मोमेंटम। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ अबव। तो बोलोगे सर न्यूटन फर्स्ट लॉ को बोलते क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या याद रखना आपने? लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। देखो अब मैं आपको ये न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन यहाँ पर रिवाइज करवा दे। देखो न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे, ठीक है। मोशन के न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे, जिसमें पहला लॉ ये कहता है, ध्यान से सुनना तीनों लॉज को। पहला लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। मतलब अगर कोई बॉडी रुकी, फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक चेयर पड़ी हुई है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक तुम उस पर फोर्स नहीं लगाओगे तो वो मूव नहीं करेगी। इसी तरह अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल एक प्लैनेट है, वो सन के आगे पीछे रिवॉल्व कर रहा है, तो वो मूव ही करता रहेगा, वो अपने आप तो रुकेगा नहीं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि अगर कोई बॉडी है, ध्यान से सुना, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म डायरेक्शन, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मतलब एक ही डायरेक्शन में, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। मतलब रेस्ट से स्टेट चेंज करने का मतलब होता है वो रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा या वो मोशन से रेस्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। 3 चीजें होती हैं, ध्यान से सुनो। एक बॉडी खुद ब खुद ना तो रेस्ट से मोशन में आ सकती है, ध्यान से सुनना, ना तो रेस्ट से मोशन में आ सकती है, ना तो मोशन से रेस्ट में जा सकती है खुद ब खुद, ठीक है, और ना ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, अपनी डायरेक्शन भी खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकता। इन तीनों चीज़ों को चेंज करवाने के लिए आपको क्या लगानी पड़ती है? फोर्स लगानी पड़ती है। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और अपनी डायरेक्शन को भी वो खुद चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। आई होप फर्स्ट लॉ आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्यों लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं? भाई इनर्शिया की तो डेफिनेशन ही यही है। इनर्शिया यही तो कहता है, इनर्शिया होता है इनएबिलिटी, किसी भी बॉडी की इनएबिलिटी कि वो खुद ब खुद अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल एक चेयर है, वो खुद ब खुद रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकती। एक प्लैनेट है, वो मूव कर रहा है सन के आगे पीछे, वो खुद ब खुद रेस्ट में नहीं आ सकता। अगर आप किसी एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हो, आप खुद ब खुद राइट लेफ्ट नहीं हो सकते, आपको अपनी बॉडी से कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। इसी इनएबिलिटी को इनर्शिया बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ भी तो यही कहता है, इसलिए फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। आई होप फर्स्ट लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। देखो पहले 1-2 क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा ना, फिर आपके क्वेश्चन ऐसे ही निकलते जाएंगे। अब देखते हैं सेकंड लॉ। देखो सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि जो फोर्स होगी, जो अब आपने किसी बॉडी की स्टेट चेंज करनी है तो क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स। वो बोलता है कि फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा? चेंज इन मोमेंटम। किसके बराबर होगा? चेंज इन मोमेंटम विद टाइम। तो जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, ठीक है। कितना चेंज होगा मोमेंटम में, ठीक है। अब देखो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम को ऐसे भी बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जितना मोमेंटम चेंज होगा उतनी फोर्स लगेगी, जितनी फोर्स लगाओगे उतना मोमेंटम चेंज होगा। अब यहां से एक फॉर्मूला बनता है, एग्जाम में पूछता है। देखो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। देखो चेंज को ऐसे भी बताते हैं d/dt, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। आपको ये याद नहीं रखनी, मैं आपको कुछ सिखाने जा रहा हूँ, वो ध्यान में रखना है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। अगर आपने थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पढ़ी हुई है, नहीं भी पढ़ी है तो भी टेंशन मत लेना, मास कांस्टेंट होता है, बाहर आ जाता है, तो ये बन जाता है m इंटू dv/dt। तो चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, तो ये बन जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस फॉर्मूला के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है। तो ये जो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये फॉर्मूला भी कहां से बनता है? सेकंड लॉ से।
तो सेकंड लॉ कहता है कि जो फोर्स हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऐसे याद कर लो, या वो फोर्स से कौन सा फॉर्मूला निकलता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला भी याद रखना, मास इंटू वेलोसिटी होता है। थर्ड लॉ न्यूटन का कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी एक बंदे पे फोर्स लगाओगे, वो बंदा आप पर उतनी ही फोर्स लगाएगा, यही कहता है। देखो फॉर ये न्यूटन का थर्ड लॉ समझने का बेस्ट तरीका है सन और प्लैनेट। देखो ये सन है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे सूर्य देवता आगे, ये सन है, और इनके आगे पीछे क्या घूम रहे हैं, प्लैनेट घूम रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये अर्थ की बात करता हूँ, अर्थ इसके आगे पीछे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब देखो सन बहुत बड़ा है अर्थ के कंपैरिजन में, अगर सन अपनी पूरी फोर्स लगा देगा ना, ये अर्थ को पूरा एब्जॉर्ब भी कर लेगा, बट ऐसा नहीं होता है। जितनी अर्थ सन पे फोर्स लगाती है ना, सन उतनी ही फोर्स लगाता है अर्थ पे। इसका मतलब क्या हो रहा है, इक्वल फोर्स लगती है। जितनी सन अर्थ सन पे लगाएगी, छोटी बॉडी बड़ी बॉडी पे जितनी फोर्स लगाएगी उतनी ही बड़ी छोटी पे लगाती है। तो इसी को कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर दो बॉडीज हैं, वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, तो इक्वल फोर्स लगाएंगी और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगी। कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, एक बॉल लेते हो आप, बॉल दीवार में फेंकते हो, तो आप दीवार की तरफ फेंक रहे हो, बॉल टकरा के आपकी तरफ आ रही है, तो ये मतलब अपोजिट डायरेक्शन है और इक्वल फोर्स लगती है। इस तरह से आपने याद रखना है। आई होप न्यूटन के तीनों लॉज आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये डिस्कशन इसलिए बताता हूं क्योंकि एक बार आपका कंसेप्ट समझ आ गया, फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होती है। व्हेन अ बस सडनली, अगर एक बस सडनली स्टार्ट होती है, फॉर एग्जांपल आप बैठे थे और बस सडनली चलने शुरू होगी, द पैसेंजर्स आर पुश्ड बैक, तो पैसेंजर पीछे वाली तरफ गिरते हैं ना। आप कभी भी किसी गाड़ी में बैठना हो, गाड़ी सडनली स्टार्ट हो जाए, आप पीछे गिरते हो। और अगर सपोज करो, अगर कोई गाड़ी तेज चल रही है और सडनली ब्रेक लग जाती है, तो आप आगे गिरते हो। ये पूछा है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये किसकी वजह से होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ की वजह से, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, या नन ऑफ न्यूटन लॉ। देखो ये जो होता है ना, बेसिकली अगर गाड़ी जगदम स्टार्ट हो जाए, मतलब आप बैठे थे, सडनली गाड़ी स्टार्ट होगी या सडनली रुक गई और आप आगे या पीछे गिरते हो, ये बेसिकली होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ की वजह से। क्यों, ये बेसिकली इनर्शिया की वजह से होता है। इनर्शिया की वजह से ये चीजें होती हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी है मेरी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाली, मैंने वहां पर इनर्शिया एक्सप्लेन करा था और ये भी एक्सप्लेन करा था ये फिनोमिनन इनर्शिया की वजह से क्यों होता है। तो मैं वो टेलीग्राम ग्रुप में है, मैंने शेयर करी, आप देख लेना, नहीं तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। बस आपने याद रखना कि जो ये बस सडनली स्टार्ट होती है, रुकती है, और ऑब्जेक्ट जो है, पर्सन जो है, वो पीछे या आगे गिरता है, वो किसकी वजह से होता है, इनर्शिया की वजह से, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड अनदर 52 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द टोटल डिस्टेंस कवर। देखो एक कार है, ये तो मैथ का क्वेश्चन भी आ गया क्वांट का। एक कार है, वो 48 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 52 किलोमीटर करती है 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है ना, एवरेज स्पीड निकालनी है कार की। तो पहले आप खुद ट्राई करो, फिर हम इसको देखते हैं। देखो एवरेज स्पीड का आपको एक पता हो, दो चीजें यहाँ पे याद हैं। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एक फॉर्मूला आपको पता हो, आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा कितने टाइम में, ये होता है स्पीड। एक होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पता क्या होता है, जब आपने फॉर एग्जांपल आप रजौरी से जम्मू जा रहे हो, पहले घंटे में आपने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करा, दूसरे घंटे में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल, तीसरे में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, चौथे में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब हम पूछते हैं आपकी एवरेज स्पीड कितनी। एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करते हो, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम के साथ क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो। ठीक है, तो यहां पर भी क्या पूछा है, यहां पर भी हमसे क्या पूछा है, यहां पर भी हमसे एवरेज स्पीड पूछ, तो हम क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, उसको टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे, हमारी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस पहले देख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, पहले वो कितना किलोमीटर चला, 48 किलोमीटर, प्लस फिर बाद में कितना चला, देखो यहाँ पर दिया 52 किलोमीटर, तो 48 प्लस 52 कितना हो गया, 100 किलोमीटर। मतलब टोटल डिस्टेंस आ गया हमारा 100 किलोमीटर। अब हमने क्या निकालना है, टोटल टाइम। अब देखो टोटल टाइम क्या दिया हुआ है, तो टोटल टाइम क्या दिया हुआ है हमें, देखो टाइम तो यहाँ पर दिया नहीं हुआ। अगर टोटल टाइम नहीं दिया, अगर हमें टाइम नहीं दिया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से इस फॉर्मूला को यूज करो। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ से टाइम इधर चल जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो पहले 48 किलोमीटर जो है वो कितनी स्पीड से चला, 40 किलोमीटर पर आवर की। इसका मतलब इसका पहले 48 किलोमीटर में टाइम कितना आ गया, 48/40, प्लस यहाँ ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर ये जो 52 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसकी स्पीड कितनी थी, 65। ये आपका क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके ऐड करोगे, ये आपका टोटल टाइम आ जाएगा। हम करते हैं सॉल्व इसको। देखो 8 6 48, 8 5 40 होता है, ठीक है, इसका आ गया 6/5। अब इसको देखो,
13 4 ज़ा 52, 13 5 ज़ा 65, तो इसका आ गया 4/5। ठीक है, इसको हम ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो 5 नीचे आ जाएगा, 6 + 4 10, तो 5 2 ज़ा 10। इसका मतलब टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम आ गया 2 और। ठीक है, अब हमने क्या निकालनी थी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपका 100, टोटल टाइम है 2 आवर्स, तो ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है, हमने क्या निकाला था, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड आ गई 50 km/h। ठीक है, ये इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है। टोटल डिस्टेंस देखो ना, एवरेज स्पीड निकालनी है, अगर सिंपल स्पीड होता तो अलग चीज है, यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालना, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होगा। टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है 48 + 52, बट टाइम आपको दिया नहीं हुआ, तो टाइम के लिए आप ये फॉर्मूला लगाओगे, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल टाइम निकालना है तो पहले डिस्टेंस के अकॉर्डिंग स्पीड से डिवाइड करो, प्लस दूसरे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग स्पीड से डिवाइड करो, इनको ऐड करो, ये आ गया टाइम। टोटल डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, आपकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। एट द एंड ऑफ द सेशन आपने कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताना आपका कितना आ रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो हमें बतानी है कि उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, या जीरो एक्सेलरेशन होगी। देखो, आपको ना कुछ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दो चीजें होती हैं, डिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट से, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था पहले। डिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, आप कितना पाथ ट्रेवल करते हो। जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करते, इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन की कोई बताने की जरूरत नहीं होती, स्पेसिफाई नहीं होती। एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ से यहाँ पर जाना है, अगर मैं ऐसे ऐसे घूम के जा रहा हूँ ना, तो ये डिस्टेंस है, क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। बट मुझे यहीं से यहीं जाना है, अगर मैं यहाँ से सीधा इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो मैं बोलूंगा मैं ईस्ट डायरेक्शन में गया। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है वो टोटल पाथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है। अगर मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देता हूँ, किसको, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देता हूँ, वो क्या बन जाती है, हमारी स्पीड। क्या बन जाती है, स्पीड। तो स्पीड कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी था, हमारे डिस्टेंस में डायरेक्शन का लेना देना नहीं था, तो स्पीड में भी नहीं होगा। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, इसमें डायरेक्शन का कंसेप्ट है। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हैं किसके साथ, टाइम के साथ, तो हमारी क्या बन जाती है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये चीजें आपने याद रखनी है, एग्जाम में ये पूछता है इनमें से कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये निकल गया हमारा वेलोसिटी। अब देखो, ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो वेलोसिटी टाइम के साथ कितना चेंज हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब गाड़ी में एक्सेलरेट करते हो ना, एक्सेलरेट करने से क्या होता है, गाड़ी की वेलोसिटी चेंज होती है। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी भी डायरेक्शन बताना जरूरी है, और इधर से ही फोर्स बन जाता है, फोर्स हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर ये सारा आपको समझ आ गया ना, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जो चेंज नहीं हो रही, जो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, अगर उसके साथ एक ऑब्जेक्ट मूव करे तो एक्सेलरेशन क्या होगी। तो देखो, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वो बोल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, अगर कोई चीज टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी ना। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। उसने बोला वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर वो चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, अगर कोई चीज टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो वो क्या है, वो जीरो है। ठीक है, वो क्या है, जीरो है। तो इस तरह से आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डैश, यहाँ पे डैश होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डैश इज इट्स एक्सेलरेशन। तो ऑब्जेक्ट की क्या चीज, रेट मतलब जब रेट की बात करेंगे टाइम होता है वहां पे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डैश इज इट्स एक्सेलरेशन। तो क्या एक ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एक्सेलरेशन। अभी मैंने आपको बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक्सेलरेशन का याद रखना, वो dv/dt होता है। dv/dt मतलब डी का मतलब होता है चेंज, किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियली उसकी वेलोसिटी थी u, फाइनली उसकी वेलोसिटी होगी v। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, चेंज को फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम। तो ऐसे भी लिखते हैं v - u/t, ये भी याद रखना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली व्हेन, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन कब वैलिड होती हैं। अब आप बोलोगे सर ये इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या, अभी बता देता हूँ, पहले ध्यान से सुनो कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड होती हैं, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन तब वैलिड होती हैं जब किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जो होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन कौन से हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, पहली ये इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरी है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र, ठीक है, और तीसरी है v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल्स टू 2as। यहाँ पर क्या है, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम, u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, ऐसा डिस्प्लेसमेंट। ये बेसिकली अगर बॉडी के एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, टाइम, इन सब की हेल्प से। इनको बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये तभी आप अप्लाई कर सकते हो किसी फॉर्मूला में जब आपको क्वेश्चन में एक्सेलरेशन क्या दी होगी, कांस्टेंट दी होगी, ये आपने याद रखना। तो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको पता चल गई। फाइनल वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर होता है 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आएगा छोटा सा तो इसके बेसिस में आ सकता है, बट अगर आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट दी हुई है तभी आप इसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर सकते। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एक्सेलरेशन इज, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने का कौन सा फॉर्मूला है, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, अभी बता दिया आपको, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। आपकी कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ। वेलोसिटी चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, u होता है इनिशियल, v होता है फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसमें कौन सा ये ऑप्शन है, ऑप्शन डी, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, यही हमारी क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टाइप ऑफ इनर्शिया, इनमें से कौन सा इनर्शिया की टाइप है, ठीक है, इनर्शिया की क्या टाइप। इनर्शिया मैंने आपको बता दिया, एक बॉडी की इनएबिलिटी की वो अपनी स्टेट खुद चेंज नहीं कर सकता। तो एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है, या ऑल ऑफ द अबव। देखो ये तीनों ही इनर्शिया की टाइप्स हैं। इनर्शिया तीन तरह का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब एक बॉडी खुद ब खुद रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकता, उसकी इनएबिलिटी है, उसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक बॉडी खुद ब खुद यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो मूव कर रही है तो वो रेस्ट में नहीं आ सकती, इसको इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। और एक बॉडी खुद ब खुद स्ट्रेट लाइन से दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा सकती, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ अबव ऑप्शन। तो विच इज द टाइप ऑफ इनर्शिया, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी होता है, मोशन भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत लेंथी टॉपिक है। मैं चाहता हूँ कि एमसीक्यू कम रिवीजन की हेल्प से आपको कवर करवा दे, नहीं तो इनके अगर मैं लेक्चर लेता तो 5-6 दिन नियर अबाउट मुझे लग जाते, बट टाइम कंस्ट्रेंट है, हमने बहुत सिलेबस करना है, तो जितना हो सकेगा मैं आपको साथ साथ एमसीक्यू के साथ साथ ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड के यूनिट क्या है हमें बताना है। देखो शाम से ना मैं जो फॉरेस्टर और जनरल साइंस, जो वेटनरी फार्म, इन सब की क्लासेस लेके आ रहा हूँ, वो लेक्चर भी जरूर देख लेना। जो फिजिक्स के 1-2 दिन पहले लेक्चर आएंगे ना, वो सारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में यूज हो, उसमें मैं इन डेप्थ पढ़ाऊंगा, उसमें पढ़ाऊंगा। यहाँ पर मैं एमसीक्यूज के थ्रू बता रहा हूँ। देखो जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि यूनिट क्या होंगे स्पीड के, आपको पता होना चाहिए स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, या तो मीटर में करेंगे या किलोमीटर में करेंगे, तो मान लेते हैं मीटर में करते हैं। टाइम को किस में करते हैं, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पर क्या दिया, मीटर पर किलोमीटर, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि नीचे तो टाइम होना चाहिए। मीटर पर आवर, अगर ये किलोमीटर पर आवर होता तो ये ठीक होता, ठीक है। मीटर पर आवर में हम मेजर नहीं करते, ज्यादातर हम करते हैं या तो किलोमीटर पर आवर के, या तो अगर टाइम सेकंड में दिया हुआ है तो ऊपर हम मीटर लेंगे, मीटर पर सेकंड। तो इसका ऑप्शन 3 जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो किसी भी चीज का अगर आपको यूनिट निकालना हो तो सिंपली आप उसका फॉर्मूला लिखो। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस किस में मेजर होता है, मीटर में, टाइम सेकंड में। डिस्टेंस किलोमीटर में भी मेजर होता है, टाइम आवर में भी मेजर होता है। तो किलोमीटर पर आवर भी ठीक है, वो ऑप्शन में नहीं था, और मीटर पर सेकंड भी ठीक है, बट मीटर पर मिनट बहुत कम होता है, ठीक है। हम मीटर पर सेकंड लेते हैं या किलोमीटर पर आवर लेते हैं, ऐसा ही यूनिट्स होते हैं, वो मैं आपको अपने फॉरेस्टर वाले लेक्चर में पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज स्पेसिफाइज इट्स स्पीड विद डायरेक्शन। देखो अगर एक बॉडी की स्पीड है, उसके साथ डायरेक्शन भी दी हुई है, तो वो क्या बन जाएगा, स्पीड के साथ डायरेक्शन भी दी हुई है तो वो क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, मोमेंटम, वेलोसिटी या फोर्स। देखो यार मैंने आपको स्पीड बढ़ाया था, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मैंने आपको बोला था स्पीड में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। वेलोसिटी भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट इसमें डायरेक्शन है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो फर्क ही डायरेक्शन का है,
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? डायरेक्शन का ही तो है। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है। बट अगर मैं स्पीड में डायरेक्शन ले आऊं, वो बोल रहा है अगर स्पीड में डायरेक्शन आ जाएगी तो वो तो वेलोसिटी बन जाएगी ना। क्योंकि देखो ध्यान से सुनो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क किस चीज का है? डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है। अगर मैं डिस्टेंस में डायरेक्शन ले आता हूं तो ये तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। इसका मतलब हमारी स्पीड क्या बन जाएगी? वेलोसिटी। तो जब भी हम स्पीड के साथ डायरेक्शन ले लेते हैं, जब भी हम डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन ले लेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी, जब हम स्पीड के साथ डायरेक्शन ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगी? हमारी वेलोसिटी बन जाएगी। ये आपने याद रखना है। तो इसीलिए मैंने आपको स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? ठीक है, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो आपको तो सबसे पहले पता होना चाहिए न्यूटन फॉर्मूला किसका, यूनिट किसका है। न्यूटन यूनिट है फोर्स का, बस पता चल गया किसका है। अब आपको इसका फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ा है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किस में मेजर करते हो? किलोग्राम में। ठीक है, किलोग्राम में मेजर करते हो मास। एक्सेलरेशन के क्या है? अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ध्यान से सुनना, मैं कैसे आपको रटने के लिए नहीं बोल रहा, हम निकालेंगे। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का भी अभी आपको फॉर्मूला नहीं पता है, मतलब यूनिट नहीं पता, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओ। वेलोसिटी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक टाइम तो पहले था, दो टाइम हो जाएंगे नीचे। डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं? डिस्प्लेसमेंट एक पाथ है, रास्ता है, डिस्टेंस है। ठीक है, इसको मीटर में मेजर करते हैं। टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। तो 2 बार सेकंड है तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन के यूनिट क्या आ गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो किसके यूनिट है? मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ दिया? ऑप्शन ए में। इसका मतलब 1 न्यूटन किसके बराबर हो गया? 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल था। फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को किलोग्राम में, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको यूज करके 1 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा? 1 किलोग्राम पर इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता। तो कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक चार्ज, वेलोसिटी, फोर्स या नन ऑफ द अबव? तो कौन सी इनमें से स्केलर क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक चार्ज, वेलोसिटी, फोर्स या नन ऑफ द अबव? देखो मैंने आपको अभी बताया वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। फोर्स एक्सेलरेशन से बनती है, एक्सेलरेशन वेक्टर है तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। बट चार्ज जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। वो कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। चार्ज में कोई भी डायरेक्शन का कंसेप्ट नहीं होता। Moving towards next question, the physical quantity that is denoted by area under velocity time graph. देखो velocity time के बीच में अगर आपने ग्राफ बनाना है, उस velocity time ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो अगर मैं इस कंसेप्ट को आपको समझाऊंगा ना तो वो बहुत इन डेप्थ हो जाएगा। तो ऑल्दो मैं समझा सकता हूं बट मैं समझा के आपको ना इतना कंफ्यूज नहीं करना चाहता। यहां पर आपने दो चीजें याद रखनी है, याद कर लो इनको। जो एरिया होता है ना वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का, वो बताता है डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। और स्लोप जो होता है, स्लोप जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो बताता है क्या? एक्सेलरेशन। वो क्या बताता है? एक्सेलरेशन। ये दो चीजें आपने याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 9th के एनसीईआरटी में मेंशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है, स्लोप क्या होता है? डिफरेंशिएशन। वो क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। तो ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट एंड स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर थर्ड लॉ ऑफ मोशन? तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एक्शन रिएक्शन पेयर ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी। मैंने आपको बोला एक बॉडी एक्ट करेगी और दूसरी रिएक्ट करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये बोल रहा है ये सेम बॉडी में होता है, ऐसा तो मैंने नहीं बोला था। दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, एक्शन रिएक्शन जो है वो डिफरेंट बॉडीज में लगता है। बॉडीज अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ सन में लगा रही है, सन अर्थ में लगा रही है, तो अलग अलग बॉडीज है ना, बट डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। इक्वल फोर्स लगती है अपोजिट डायरेक्शन में और टू बॉडीज में होता है। ठीक है, हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पर ये गलत हो गया क्योंकि इन्होंने सेम डायरेक्शन बोला, सेम डायरेक्शन हो नहीं सकता। एक्ट ऑन ईदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर। किसी भी बॉडी पे लगे, किसी एक बॉडी पे थोड़ी लगेगी, दोनों बॉडीज पे लगेगी, इक्वल लगेगी और अपोजिट लगेगी। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 इज क्लियर टू यू। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल, अगर किसी बॉडी के मास को हम डबल कर दें और वेलोसिटी को आधा कर दें, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी। उसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? सिंपल फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ये तो सिंपली मैथ का क्वेश्चन है। मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, वो बोल रहे हैं मास को डबल कर दो, तो कर देते हैं सर। मास को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2m हो गया। वेलोसिटी को आधा कर दो, वेलोसिटी को क्या कर देना? आधा कर देना, तो v/2 हो गया।
अब बोल रहा है कि अब इसकी वजह से लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखो ये 2 के साथ 2 कैंसिल, तो लीनियर मोमेंटम तो वही बन गया ना, लीनियर मोमेंटम में कोई फर्क ही नहीं आया, एम वी रहा, तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन डालते हैं, अगर इसको हाफ कर दिया इसको डबल कर दिया तो क्या होगा, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, उसमें जिस चीज को डबल करने के लिए बोला है डबल करो, जिसको हाफ करने के लिए बोला या 4 टाइम्स लो करने के लिए बोला तो वैसे करो, काट के देखो क्या वही बनती है या चीज। सपोज करो अगर यहाँ पर 2 MV बनता तो मैं बोलता कि वो डबल हो गया है, अगर MV बाई 2 बनता तो मैं बोलता हाफ हो गया, अगर 4 MV बनता तो मैं बोलता 4 टाइम्स हो गया, बट यहाँ पर MV ही बना वापिस, तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। इसके कुछ आंसर्स डाल के इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे, और अगर आपको हमारा पढ़ाने का कंटेंट पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर भी करें। JKSSB FA के रिलेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरे FA के लेक्चर्स वहां पर पड़े हुए हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। और अब रेगुलर जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एमसीक्यू का रिवीजन सेशन आएंगे, स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट जो भी एग्जाम होगा, और फॉरेस्टर का कोर्स जो हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है, इवनिंग में हम उसकी भी क्लास लेंगे। अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की भी तैयारी करें ना सिर्फ, तो भी फॉरेस्टर के जो लेक्चर्स हैं स्टार्टिंग के फिजिक्स के, उसमें मैं यही पढ़ाऊंगा, यूनिट्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रिक करंट, वो आपके सिलेबस में मेंशन, अगर आपकी साइंस कमजोर है। बट अगर आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो उन लेक्चर्स पे इतना जाने की जरूरत आपको नहीं है। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, और बहुत जल्दी हम आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे अपनी वेबसाइट में। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।